तो चलिए चलते हैं 1985 की गर्मियों में कैलिफोर्निया। जरा सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां रात होते ही एक अनजाना सा खौफ लोगों के दिलों में घर कर जाता था। लोग अपने ही घरों में दरवाजे बंद करके सहमे हुए बैठे रहते थे। ये डर था नाइट स्टॉकर का। आज हम रिचर्ड रैमिरेज के केस को करीब से देखेंगे। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये वो कहानी थी जिसने न सिर्फ पूरे राज्य को दहशत में डाल दिया, बल्कि हमेशा के लिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का चेहरा ही बदल कर रख दिया। आज की हमारी पड़ताल 6 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस डर की जिसने पूरे शहर को जकड़ लिया था। फिर जानेंगे कि आखिर ये कातिल था कौन। इसके बाद हम देखेंगे कि पुलिस को उसे पकड़ने में क्या-क्या मुश्किलें आईं, कैसे एक छोटे से फोरेंसिक सुराग ने पूरा गेम बदल दिया, फिर अदालत में क्या हुआ, और आखिर में इस केस ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शहर में फैला डर। ये बात है कैलिफोर्निया की 1985 की गर्मियों की। ये वो दौर था जब पूरा का पूरा राज्य एक ऐसे खौफ के साए में जी रहा था जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई नाम नहीं था। पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? हमलों का कोई पैटर्न ही नहीं था। इसका मतलब ये था कि कोई भी अगला शिकार हो सकता था। तो जाहिर है हर कोई डरा हुआ था, असुरक्षित महसूस कर रहा था। हालत ये हो गई थी कि बंदूकें, नए-नए ताले, बर्गलर अलार्म, इन सब की बिक्री एकदम से आसमान छूने लगी। लोगों ने अपने घरों को, आप कह सकते हैं, एक तरह से किलों में बदलना शुरू कर दिया था। और ये सब क्यों? एक ऐसे अदृश्य दुश्मन से बचने के लिए जो कहीं से भी कभी भी आ सकता था। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था वो शख्स जो इस पूरे डर के पीछे था? चलिए अब उस पर आते हैं। दूसरा हिस्सा, कातिल का व्यक्तित्व। आखिर कैसे बना रिचर्ड रैमिरेज? ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने उसे इस रास्ते पर धकेला। बचपन में सिर पर लगी गंभीर चोटें, फिर एक हिंसक चचेरे भाई का असर जो उसे हिंसा की भयानक कहानियां सुनाता था, और सोचिए सिर्फ 13 साल की उम्र में अपनी आंखों के सामने एक कत्ल होते देखना। हर घटना उसे एक अंधेरे रास्ते पर और आगे ले जा रही थी। तो जब तक वो 1970 के दशक के आखिर में कैलिफोर्निया पहुंचा, तब तक बर्बादी की नींव पूरी तरह से रखी जा चुकी थी। अच्छा, अब ये देखते हैं कि पुलिस को उसे पकड़ने में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही थीं। हमारा तीसरा हिस्सा, जांच की चुनौती। मतलब एक ऐसे शिकारी की प्रोफाइल बनाना जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था। रैमिरेज को पकड़ना इतना मुश्किल इसलिए था क्योंकि उसका कोई तय तरीका ही नहीं था, कोई फिक्स पैटर्न नहीं। उसके शिकार पुरुष भी थे, महिलाएं भी। उम्र 9 साल के बच्चे से लेकर 83 साल के बुजुर्ग तक। वो लॉस एंजल्स से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक कहीं भी हमला कर देता था। हथियार भी बदलता रहता था, कभी पिस्तौल, कभी चाकू, और तो और वो अक्सर शैतानी प्रतीक छोड़ जाता था। इन सब वजहों से इन्वेस्टिगेटर्स के लिए उसकी एक साफ प्रोफाइल बनाना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन जब लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, फोरेंसिक सफलता। चलिए देखते हैं कि आखिर ये केस सुलझा कैसे। देखिए कैसे छोटी छोटी कड़ियां जुड़ती हैं। पहला, एक क्राइम सीन पर एक खास आविया स्नीकर की जूते का निशान। दूसरा, एक सर्वाइवर के परिवार ने एक संदिग्ध कार का अधूरा ही सही पर लाइसेंस प्लेट नंबर दे दिया। तीसरा, उसी कार के शीशे से एक आधा अधूरा सा फिंगरप्रिंट मिला। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। उस फिंगरप्रिंट को एक नए नवेले कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस में डाला गया और मैच मिला। नाम था रिचर्ड रैमिरेज। पहली बार उस बेनाम दहशत का एक नाम था, एक चेहरा था। फिर 31 अगस्त 1985 को रैमिरेज ने खुद एक अखबार के कवर पर अपनी तस्वीर देखी और बस वो भाग खड़ा हुआ। जिस मीडिया कवरेज से पुलिस अब तक बच रही थी, वही आखिरकार उसे पकड़वाने का जरिया बन गई। और उसकी गिरफ्तारी भी कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी। उसे पुलिस ने नहीं, बल्कि पूर्वी लॉस एंजलिस के आम लोगों की गुस्साई भीड़ ने दबोच लिया था। सोचिए, महीनों से जो डर और गुस्सा लोगों में भरा था, वो उस दिन बाहर आ गया। उन्होंने उसे तब तक घेरे रखा जब तक पुलिस आकर उसे ऑफिशियली गिरफ्तार नहीं कर लेती। गिरफ्तारी तो हो गई, पर अब बारी थी इंसाफ की। और यहीं से शुरू होता है हमारा पांचवा हिस्सा, अदालत में इंसाफ, नाइट स्टॉकर का मुकदमा। ये कोई मामूली मुकदमा नहीं था। इस पर कुल $1.8 मिलियन का खर्चा आया। उस जमाने में ये कैलिफोर्निया के इतिहास का सबसे महंगा मुकदमा था। ये आंकड़ा ही बताता है कि इस केस को कितनी गंभीरता से लिया गया था। और अंत में फैसला आया। उसे 13 हत्याओं, 5 हत्या के प्रयासों, 11 यौन हमलों और 14 चोरियों, ऐसे दर्जनों अपराधों का दोषी ठहराया गया।
ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उसके आतंक के पूरे दौर की एक झलक है। और जब उसे मौत की सजा सुनाई गई तो पता है रामिरेज ने क्या कहा? उसकी प्रतिक्रिया रोंगटे खड़े करने वाली थी। उसने कहा, बड़ी बात है, मौत तो हमेशा इस इलाके में आती है, मैं तुमसे डिज्नीलैंड में मिलूंगा। इन शब्दों से ये बिल्कुल साफ था कि उससे अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर कि इस एक केस ने पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। छठा हिस्सा, नाइट स्टॉकर की विरासत, इसका कानून और फॉरेंसिक्स पर क्या असर पड़ा। इस केस का सबसे बड़ा और शायद सबसे पॉजिटिव नतीजा पुलिस के काम करने के तरीके में आया बदलाव था। रामिरेज से पहले अलग अलग शहरों की पुलिस एजेंसियां अक्सर अकेले काम करती थीं, कोई तालमेल नहीं था। लेकिन इस केस के बाद इंटर एजेंसी सहयोग के लिए टास्क फोर्स बनाना आम हो गया। डेटा शेयरिंग एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन गई और कंप्यूटराइज्ड क्रिमिनल डेटाबेस की अहमियत सबको समझ आ गई। और एक विडंबना देखिए, इतनी भयानक सजा मिलने के बाद भी रामिरेज को कभी फांसी नहीं दी गई। उसने अपनी जिंदगी के कई दशक मौत की सजा के इंतजार में जेल में ही बिताए और आखिर में 2013 में 53 साल की उम्र में कैंसर से उसकी मौत हो गई। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि जब कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस सामने आता है तो मीडिया, जनता का डर और हमारा जस्टिस सिस्टम, इन तीनों के बीच का जो रिश्ता है वो कैसे बदलता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच कहूं तो आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था।